प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक विषय तो विशुद्ध सियासी है, लेकिन दूसरा विषय ऐसा है जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा है, इस देश की रीति नीति से जुड़ा है, हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में एक इलाका है जिसे हम जोशीमठ के रूप में जानते हैं। वो जोशीमठ जिसके संदर्भ में स्थापना को लेकर बताया जाता है कि 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य के द्वारा ज्योतिर्मठ के नाम से यहां पर एक धार्मिक केंद्र स्थापित किया गया था। 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की जो बात कही जाती है, उसमें ज्योतिर्मठ बड़ा ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ये वह स्थान है जहां पर शंकराचार्य जी के द्वारा तपस्या करके ज्ञान को प्राप्त किया गया था। वो पेड़ आज भी मौजूद है शहतूत का, जहां पर शंकराचार्य जी के द्वारा बैठकर तपस्या करना बताया जाता है। वहां पर एक गुफा भी है जो शंकराचार्य की तपस्थली के तौर पर बताई जाती है, लेकिन वह गुफा दरक गई है। इसके अलावा वहां पर नरसिंह भगवान का मंदिर है। माना जाता है कि प्रहलाद के द्वारा यहीं पर तपस्या की गई थी। वह मंदिर में भी दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ इलाका जो है उसके संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि अब उसका वजूद कुछ दिनों का ही मेहमान है। जोशीमठ दरअसल केवल एक मठ का नाम नहीं बल्कि एक कस्बे का नाम है, और उस कस्बे के अंदर तकरीबन 4000 मकान 2.5 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। वहां पर मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। हालात इतने भयावह हो रखे हैं कि बड़े स्तर पर लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी बताते हुए इस कार्य को अंजाम देने में जुटी है, लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि दरारें आने के बाद पलायन संबंधी कार्यों के संदर्भ में सक्रिय सरकार पिछले 5 दशक से सो क्यों रही थी। यह पहली घटना नहीं है। आज से 50 साल पहले भी इस प्रकार के ही हालात वहां पर बने थे, और वहां पर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट इस संदर्भ में दी थी, और उसमें यह बताया था कि यहां पे क्या क्या नहीं होना चाहिए जिसके माध्यम से इस इलाके को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ के चलते हमने हर उस काम को करना चाहा जो दरअसल इस कमेटी के द्वारा रोकने की सिफारिश की गई थी। नतीजा यह है कि न केवल जोशीमठ बल्कि पूरे इलाके के वजूद को लेकर खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ में आई हुई दरारें अब कर्णप्रयाग तक दिखाई दे रही हैं। संभावना या आशंका इस बात को लेकर है कि कहीं बद्रीनाथ जो हमारी आस्था का बड़ा केंद्र है, वहां पर भी तो ऐसे हालात नहीं बन जाए, क्योंकि जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी मात्र 18 किलोमीटर है। जिस तरीके से चट्टानें दरक रही हैं, जिस तरीके से जमीन फट रही है, आने वाले समय की भयावहता को लेकर आशंका है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कौन जिम्मेदार है, भविष्य को लेकर कोई उम्मीद है कि नहीं है बचने की, इस पर बात करेंगे। दूसरा विषय हमारा राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ा हुआ है। कौरव पांडव का संदर्भ देते हुए राहुल गांधी ने कुछ कहा है, उस कहे हुए को लेकर विवाद है, उस विवाद पर बात करेंगे। लेकिन पहले बातचीत जोशीमठ के मसले पर, जो हमारी आस्था से भी जुड़ा है और हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील विषय पर कुछ तथ्यों को समझने बूझने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि भले ही आप मतदाताओं को बेवकूफ बना लें, पर आप प्रकृति को बेवकूफ नहीं बना सकते। डोनेला मीडॉफ जो अमेरिकी पर्यावरण वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बात कही थी। उत्तराखंड के संदर्भ में क्या कहें, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में क्या हमारा आचरण यही जाहिर नहीं करता है। देश भर के जितने भी पर्वतीय स्थल हैं, उन्हें पर्यटन के नाम पर जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई की गई है, बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किए गए हैं, सड़कों को बनाने के लिए बड़े बड़े विस्फोट किए गए हैं, उसके चलते क्या हमने सब कुछ को संकट में तो नहीं डाल दिया, इस पर विचार करें। इसी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विधायक है, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार जी हैं, भूवैज्ञानिक हैं, जिनकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ ठाकुर सिंह राणा जी हैं, जो जोशीमठ के प्रभावित परिवार है उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो प्रमुख योगेश राणा जी भी हमारे साथ जोशीमठ से जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर सुशील कुमार आपसे करना चाहता हूं, हालात को समझने के लिए। क्या हालात हमारे काबू में है? क्या हालात ऐसे हैं जिन्हें हम संभाल सकते हैं, या केवल अब हमें तमाशा देखना है? करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि जो वहां रह रहे हैं उनकी जिंदगियों को दूसरी जगह ले जाकर बचा लें। मैं इस बात को इस तरह से समझूंगा जी कि इस समय जो प्रकृति आपदा जो हो रही है, प्राकृतिक आपदा जो है, उसका जो बेसिकली आप जो मुख्य बिंदु है वो 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जी।
देखिए, एक तो सबसे पहला कि ये ग्लेशिएटेड हैवी लैंडस्लाइड के ऊपर जोशीमठ बना है, जो मोरेन जिसे बोलते हैं, जी जो बहुत लूज मटेरियल होता है। ऐसा नहीं हिमालय में और भी जगह होगा, तो और भी जगह इस तरह के ग्लेशिएटेड मटेरियल हैं जो जहां पर और भी आबादी रहती है। पर जोशीमठ इसलिए थोड़ा विशेष हो जाता है क्योंकि ये सेस्मिक जोन 5 में आता है। जी और तीसरे ये कि यहाँ से मेजर टेक्टोनिक यूनिट पास होती है, यहाँ से मेजर टेक्टोनिक यूनिट पास होती है। और चौथा ये कि यहाँ पर पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं मात्रा में ज्यादा है। और यहाँ पर जो ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है, इस समय सरकार ने किया है वो 100% कुछ भी नहीं कर सकते अदरवाइज। आप इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। साइंटिफिक स्टडीज तो बहुत हुई है, 1970 से साइंटिफिक स्टडीज चल रही है यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये मानिए कि इस समय जो मूवमेंट एक्चुअल में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति करती है, और इस रीजन में पर्टिकुलर इस पार्ट में गति और भी थोड़ी ज्यादा है। सुजीत तो साहब, मैं थोड़ा मूवमेंट अपने दर्शकों की आम समझ में आने वाली बात को समझना चाहता हूं आपसे। सीधे तौर पर समझना ये चाहता हूं कि क्या हमारे पास अभी वक्त है कि हम जोशीमठ को बचा सकते हैं, या हमारे पास केवल इतना वक्त है कि हम पुनर्वास कार्यक्रम चलाते हुए जल्द से जल्द वहां के लोगों को बचाने का इंतजाम कर लें, उस इलाके के बचने की भावना क्षीण है। सीधा इतना समझना चाहता हूं, क्या कहते हैं? प्राथमिकता जो है जो गवर्नमेंट कर रही है वही है कि हमें विस्थापित जो जहां जगहें आ गई उन्हें लोगों को विस्थापित करना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि ग्राउंड के नीचे मूवमेंट है, उसे आप स्टॉप नहीं कर सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर सुशील कुमार की, जमीन के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उसे रोक पाने की तकनीक हमारे पास नहीं है, इसलिए जद्दोजहद उस जमीन के ऊपर रह रहे लोगों को बचाने के संदर्भ में। पर यह हालात बने क्यों, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने ध्यान नहीं दिया, भाजपा का कहना है कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, कोई समझ पा रहा है? मुन्ना सिंह जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर सुशील कुमार जी ने वैसे जो वैज्ञानिक पक्ष है उसको रखा जी, क्योंकि मैं स्वयं भी एक विज्ञान का छात्र हूँ, बहुत आसानी से उसको समझ सकता हूँ जी कि ये एक जियोलॉजिकल घटना ज्यादा है। एक सबसाइडेंस जो होता है जिसमें वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होता है मटेरियल का, और जिससे एक कैविटीज बनती है, और कैविटीज को इस सबसाइडेंस हम इस प्रोसेस को कहते हैं। और ये आज की प्रक्रिया नहीं है, रिपोर्ट हुई थी 1970 में जी, और 1970 में जब रिपोर्ट हुआ तो इसके ऊपर डीसी मिश्रा एक कमिश्नर हुआ करते थे गढ़वाल डिवीजन के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जी, और वही रिकमेंडेशन थी जो जनरल आम आदमी भी कहता है कि भारी स्ट्रक्चर ना बने, भारी निर्माण ना हो। 1976 में उन्होंने रिपोर्ट दी। अब यदि मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम में जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है जी, उसमें हम गैर जिम्मेदाराना बात कहकर के उसको नमक छिड़कने का काम नहीं कर सकते जी। सरकार ने इस इमरजेंसी में जो सरकार का इंटरवेंशन हो सकता है लाइटनिंग स्पीड से किया जी। सबसे पहले तो काम यही होता है कि जो खतरे की जद में आई हुई आबादी है उसको इवैक्यूएट करें। उसे इवैक्यूएट किया गया, 131 फैमिलीज को इवैक्यूएट कर दिया गया, जिसमें 462 लोग हैं उन फैमिलीज के। उन फैमिलीज के लिए जितनी चिन्हित फैमिलीज हैं उनको 5,000 रुपए पहले एक्सग्रेशिया, उनको सुरक्षित घरों में खाना पीना रहना वस्त्र वगैरह मेडिसिन का इंतजाम किया। उसके बाद अब उनको 50,000 रुपया जो उनके कंटीजेंट एक्सपेंसेज है उसके लिए, और 1 लाख रुपया राहत के लिए ये सरकार ने सैंक्शन करने का काम किया। और मेरे ख्याल से यदि आप पैन इंडिया कहीं पर भी देखेंगे इस तरह की इमरजेंसी के हालत में इससे क्विक रेस्पॉन्स और इससे बेहतर रिलीफ ऑपरेशन कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं चौहान साहब आपकी बात को एक्नॉलेज करता हूं, आपके प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित कर देता हूं। आप चाहें तो आपकी सरकार के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर देते हैं, लेकिन क्या इसको हम इस रूप में न समझे कि यह अपने पापों को ढकने की कोशिश है? 1976 में रिपोर्ट आई थी एमसी मिश्रा जी के द्वारा,
और उसमें जो जो अनुशंसाएं की गई थी, इन 50 सालों में हमने हर उस अनुशंसा को खारिज करने का काम किया। चाहा गया था उस रिपोर्ट में कोई बड़े स्तर पर निर्माण कार्य ना हो, हमने होड़ लगा दी कितने बड़े निर्माण कार्य हम यहां पे करके ना दिखा दें और इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत ना करें। बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इससे हम पैसा कमाएंगे बिजली बना के। क्या आप जानते हैं हमारी सबसे पहले थोड़ी दिखाएंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे। क्या इसकी कोई जरूरत मुन्ना सिंह हैं? आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। जो जोशीमठ की से बहुत ज्यादा आप लोग पाएंगे, जैसा डॉक्टर कुमार ने कहा, ये कुदरत प्रक्रिया है जी। ये जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, उसके अंदर गड़बड़ी यह है कि जो सीवर ड्रेनेज सिस्टम जी, लेकिन आप खुद भी ये कह रहे हैं 76 की रिपोर्ट थी, और ये अभी राजनीतिक टिप्पणी यदि मुझे करने पर मजबूर कोई करेगा तो मैं कहूंगा 76 से 91 तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी, और उसके बाद भी 10 साल 25 साल तो केवल कांग्रेस की सरकार थी। और ये भी हम मानेंगे जिस सरकार के कार्यकाल में रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन टेकन, रिपोर्ट लेने का काम उन्हीं का काम होता है जी। 9 साल तक देवर कॉन्स्टेंटली इन गवर्नमेंट, 9 साल तक उनकी लगातार सरकार थी, 76 से लेकर के 91 तक। तो भाई उसको उठा करके तो देखते। हमारे सामने तो रिपोर्ट अब तब आई जब ये बाकायदा ये घटना ने एक विभत्स रूप धारण कर लिया। लेकिन हम भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं, भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हैं कि उत्तराखंड के आध्यात्म का, देश के आध्यात्म का केंद्र, आदि शंकराचार्य की तपोस्थली, इसको हम किसी प्रकार से बचा सके। लेकिन जैसा आपने खुद कहा जी, उसको मैं बहुत तवज्जो दे रहा हूं कि लोग, कहा जाता है मदर नेचर हमारी जरूरत को पूरा कर सकते, हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है मुन्ना सिंह चौहान जी की। हमारे लालच की पूर्ति करना प्रकृति के बस में नहीं है, हमारी जरूरतों को पूरा करना प्रकृति के बस में है। पर हम अपने लालच में कहां तक पहुंच रहे हैं इसका सवाल है। पर मुन्ना सिंह चौहान जी का यह दावा है कि प्रभावितों के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ में ठाकुर सिंह राणा जी हैं, प्रभावित पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं। वर्तमान हालात क्या हैं और हालात को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे वो कितने संतुष्ट हैं। जी ठाकुर सिंह जी। जी, हालात यहाँ के बहुत गड़बड़ है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, उनके सर से छत उतर चुका है, सारे लोग रोड पे आ चुके हैं। लेकिन तत्कालीन सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, कम्बल और राशन बांट रहे हैं, जिसकी हम लोगों को जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम ये राष्ट्रीय आपदा इस जोशीमठ को घोषित किया जाए। लेकिन आज भी इस बात पे सरकार गंभीर नहीं है। हम कांग्रेस बीजेपी ये राजनीति बात नहीं जानते हैं, क्योंकि ये एक दूसरी पार्टी पे अभियोग और आलोचना करना ये हमारी बस की बात नहीं है। हम आग्रह करते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो आज आहत लोगों के मॉरल सपोर्ट करें, और ये 5-5 हजार का चेक देने जैसे शर्मनाक बात न करें। ये 50-50 हजार रुपया देने की शर्मनाक बात न करें। ये 1-1 लाख रुपए देने की बात न करें। अभी सुशील कुमार जी की मैं बात सुन रहा था कि जमीन के अंदर हलचल कोई नहीं रोक सकता है। अरे महाराज, रोक क्यों नहीं सकते? यहाँ तो NTPC वाले ये धरती के अंदर हलचल कर रहे हैं, लगातार विस्फोटक कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है ठाकुर सिंह राणा जी जो बात कहना चाह रहे हैं और सुशील कुमार जी ने जो बात कही उसमें विरोधाभास है। सुशील कुमार जी कहना है कि जमीन के अंदर जो हलचल हो रही है उसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो विक्रम जी, मुन्ना सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए है, ये हलचल पैदा किसने कराई? प्रकृति ने नहीं, इसे पैदा कराया हमारी सरकार की नीति ने। NTPC के प्रोजेक्ट को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। उसके द्वारा जिस प्रकार से विस्फोटक कार्रवाई की गई, बताया जाता रहा हमें जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि सबसे कच्चा पहाड़ दुनिया में अगर है तो वो हिमालय है।
सबसे ऊंचा है पर सबसे नया पहाड़ है और कच्चा पहाड़ है, उसमें बड़े स्तर पर निर्माण कार्य। आप अपनी उपलब्धि बताना चाहते थे, देखो हमने बद्रीनाथ तक जो है 2 लेन सड़क का निर्माण कर दिया, हमने इतना बड़ा पावर प्लांट का निर्माण कर दिया। क्या उसकी कीमत जोशी मठ के निवासियों को चुकानी होगी? क्या उनके लिए 50,000 या 1 लाख रुपए की मदद आपको लगता है कि आज के समय में जिनके मकान जा रहे हैं 1 लाख रुपए में नए मकान मिल जाएंगे? संभवतः आदरणीय ठाकुर सिंह राणा जी ने मेरी बात को समझा नहीं जी। ये मैंने फौरी रिलीफ कहा जी। इसके बाद सरकार को बाकायदा प्रभावित परिवारों के रीलोकेशन एंड रिहेबिलिटेशन का प्लान ड्रॉ करना है जी। जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो केवल मकान में शिफ्ट करना नहीं बोलते जी। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है उसके आजीविका का, लाइवलीहुड का पूरा इकोसिस्टम, खेती बाड़ी पशुपालन सब चीज को टेक केयर करना होता है। लेकिन मैं आपके सवाल पर आ रहा हूं, देखिए हिमालय के अंदर कुछ एक्टिविटीज कुदरत अपना काम करती है जी। लेकिन कुछ डिजास्टर मैन मेड भी होते हैं, इस बात से भी मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन अभी तक दुनिया के भारत के जितने लब्ध प्रतिष्ठित एक्सपर्ट्स हैं, ग्राउंड वाटर कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो अभी ठाकुर सिंह जी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT रुड़की, नेशनल हाइड्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट और तमाम सारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। इनके एक्सपर्ट्स ने अभी तक फाइनलिटी के साथ ये नहीं कह पाए कि ये जो घटनाक्रम है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो क्रैक्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं, ये किसी टनल की वजह हुआ या नहीं हुआ। मैं ना उसको सपोर्ट करना, मैं रूल आउट कर रहा हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट उदाहरण दे रहा हूं आपको। रोहतांग में इतनी बड़ी टनल बनी, इतनी हाई हिमालय में जी, रोहतांग तो नहीं दरका ना जी, इतने किलोमीटर की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल बनी, रोहतांग नहीं दरका जी। तो हम साइंटिफिक फैक्ट्स पर भी बात करें, केवल सुनी सुनाई लोगों को भ्रमित करने के लिए वी शुड नॉट ट्राई टू पैनिक पीपल। इसलिए ये बात सच है कि जोशीमठ अपने आप में एक ग्लेशियर मटेरियल पर बसा हुआ, जिसे आप मोरेन कह रहे हैं, वो लूज है, बोल्डर्स हैं, उसको इतना वर्डन बहन करने की क्षमता नहीं है। ये अपने आप में स्थापित बात है। हम जो कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि पहाड़ के जड़ पे जो भूस्खलन हो रहा है, जिसे टो फेलियर बोलते हैं, टो इरोजन बोलते हैं, चूंकि मैं विज्ञान का भी छात्र हूं, टो इरोजन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दे करके हम जमीन पे तो रोक सकते हैं, हम कुछ कदम और उठा सकते हैं, लेकिन इन कदमों से जो भूमिगत मूवमेंट है वो 100% चेक हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई भी कह पाने की स्थिति में संभवतः नहीं होगा। मुन्ना सिंह जी 2 बात समझाना चाहते हैं। एक तो ये समझाना चाहते हैं कि 25 साल तक कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारों ने कुछ किया नहीं और हमारी सरकार ने जो काम किया उसको इस घटना के लिए जिम्मेदार ना ठहराया जाए, और इसके लिए वो दलील ये दे रहे हैं कि अभी तक जितनी भी नामचीन संस्थाएं हैं वो इस निष्कर्ष पर नहीं आई हैं कि ये जो कुछ भी जोशीमठ में घटित हो रहा है वो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कारण हो रहा है। मुन्ना सिंह जी की दलील हम कुछ समय इंतजार कर लेंगे, देखें वो रिपोर्ट कब आती है। लेकिन मेरे साथ में योगेश राणा जमीन पर मौजूद है। हमें 2 विषयों पे हम द्वंद्व में उलझे हुए हैं। एक कि ये घटनाएं जो हो रही हैं इसके लिए क्या हम समझ दिखाने के लिए तैयार हैं कि ये हो गया तो हो गया, भविष्य में कहीं ना हो, और दूसरा ये कि जिन लोगों के ऊपर ये कहर बरपा है उनके संदर्भ में क्या हो रहा है। तो योगेश राणा हमारे इस समय जोशीमठ में मौजूद है। खबरें 2 किस्म की आ रही हैं, सरकार बता रही है कि बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, दूसरी खबरें आ रही है सरकार के कामों का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। थोड़ा योगेश जी बताएं, कल बता रहे थे कि होटल ढहाने वाले लोगों ने विरोध कर दिया, घर ढहाने वाले लोगों ने विरोध कर दिया, लोग चाहते क्या हैं और सरकार कहां उलझी हुई है? जी बिल्कुल, जोशीमठ को जो मौजूदा ये आपदा का यहाँ पर पूरा का पूरा एक संकट खड़ा हो गया है, इसको 2 तरीके से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। एक ये कि अगर एक होटल इस स्थिति में है कि वो किसी भी समय गिर सकता है और उस होटल के दूसरी तरफ बहुत सारे घर है, उसको तोड़ने से मना किया जा रहा है, उसको तोड़ने के विरोध में अगर होटल स्वामी खड़े हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मुआवजे का निर्धारण, और दूसरा है कि जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 723 अभी तक घर चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन जो विस्थापन की बात है
उसमें एक बड़ा संशय ये है कि विस्थापित होने के बाद अगर एक एक करके घर जो अति संवेदनशील हो गए, अति असुरक्षित हो गए, उनको तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा तो जो उन घरों में लोग रह रहे हैं वे कहां जाएंगे, उन लोगों को एक ये बड़ा संशय है। और ये अचानक से आई हुई घटना इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि 70 जैसे ही बात हो रही थी 1976 से लेकर और आज तक लगातार अगर हम यहाँ देखें तो पहाड़ पर पूरे के पूरे उत्तराखंड में 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने की इजाजत ज्यादा से ज्यादा होती है। यहाँ 7-7 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई है। पूरे शहर में ड्रेनेज का कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। अचानक से अगर ये स्थिति आ जाती है कि 723 परिवार, और अभी सर्वेक्षण चल रहा है, ये कल बढ़ सकता है, रोज 70 के आसपास जो भवन है। योगेश जी सीधे तौर पर यह बताएं कि जोशीमठ नाम का जो शहर है, जोशीमठ नाम का जो कस्बा है, उसके भविष्य में बचे रहने की कोई उम्मीद है, या जिस तरीके से जमीन फटने के, मकानों के दरकने के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, आने वाले समय में जोशीमठ था ये कहीं किताबों में पढ़ने लायक ही तो नहीं रह जाएगा? अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो हम 4-5 दिन से यहाँ पर है। 4-5 दिन पहले जो कुछ इंच की केवल दरारें थी वो अब इतनी बड़ी दरारें बन चुकी है कि वो बहुत आसानी से दिख जा रही है। 10-10 इंच की और 12-12 इंच की दरारें बन चुकी है। लगातार ये हो रहा है। और दूसरा एक और देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं अभी तक सामने आ रहा है कि क्यों है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जोशीमठ ढलान पे बसा है और सारी की सारी दरारें एक पैटर्न पर है, होरिजेंटल है, होरिजेंटल। और इसके एक तरफ अलकनंदा बहुत गहरे में बहती है, उधर बहुत गहरा है। तो ये जाहिर सी बात है जो ऊपर के वार्ड है 5 वार्डों में चिंताजनक स्थिति है और ये सारी होरिजेंटल दरारें धीरे धीरे खुलती जा रही है। तो ये एक गंभीर स्थिति, जो एक गंभीर स्थिति है। तो मैं वापस डॉक्टर सुशील कुमार आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो दरारें लगातार विस्तार ले रही हैं, या आने वाले समय में क्या कहर बरपा सकती हैं? क्या हमारे पास लोगों को विस्थापन के लिए समय है कि हम उन्हें समझा बुझाकर विस्थापन के लिए तैयार कर सकें, या हमें चाहे जैसी भी कार्रवाई करनी पड़े सबसे पहले लोगों को वहां से निकालना चाहिए, इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ा घटनाक्रम घटित हो जाए? बिल्कुल सही आपने जो कहा, इससे मैं कहूंगा ये 100% बिल्कुल ठीक है। इस समय जो समय है, इस समय प्राथमिकता जो है वो लोगों को निकालने की होनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक वहां पर क्या हो रहा है, क्या करेंगे, क्या फ्यूचर में एक्शन लेंगे, उसके लिए टाइम लगेगा। अभी तो ये पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि किस वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जैसे लोगों ने बताया, और वहाँ जो दरार हो रही है वास्तव में क्या वो, क्योंकि वो तो समय के साथ अभी वाइडेंड होगी जी। जैसे भूकंप आता है उसके बाद में जितने छोटे झटके भी आते हैं, यहाँ पर तो मूवमेंट की बात हो रही है कि ग्राउंड मूवमेंट कर रहा है, तो जितना जल्दी हो वो दरारों में से बाहर आए, लोगों को बाहर निकालें। तो डॉक्टर सुशील कुमार इस राय के साथ है। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए वापस मुन्ना सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं। आपसे जानना चाहता हूं, क्या सरकार हालात की भयावहता को महसूस कर पा रही है? हमारे साथ ठाकुर सिंह राणा जी हैं, उनको लग रहा है कि सरकार पता नहीं क्या करना चाह रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये समय सारे दलों को मिलकर लोगों को यह हौसला और भरोसा देने का है कि वो सबसे पहले जान बचाने के लिए बाहर निकलें और इस बात पर भरोसा करें कि उनके विस्थापन के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा? राणा जी की भावनाओं का बहुत आदर करता हूं और जिन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं उसमें इस प्रकार से उनका सोचना लाजमी है जी। इसीलिए ही हम कह रहे हैं कि तमाम सारी चीजों को देखिए, 131 फैमिलीज को शिफ्ट किया जा चुका है जी, जिसमें 462 लोग उन फैमिलीज के हैं जी। 600 कुछ परिवारों को चिन्हित। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, जो मैं आपके रिपोर्टर हैं जी, उनकी बात से भी थोड़ा सा अलग हटके बात कर रहा हूं। ये इंप्रेशन गलत है कि ये सारे के सारे मकान ढहाए जाएंगे जी। केवल उन्हीं मकानों को ढहाया जाएगा जिसको एक्सपर्ट कहेंगे ड्वेलिंग जी, केवल उन्हीं मकानों को ढहाया जाएगा। इसलिए ये अभी विस्तृत जांच पड़ताल का विषय है, बहुत डिटेलिंग उसकी हो रही है। एक्सपर्ट्स डे एंड नाइट उस पर काम कर रहे हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने टॉप ऑफिसर्स को, आज भी मुख्यमंत्री वहां कैंप कर रहे हैं, खुद टॉप ऑफिसर्स को वहां डिप्लॉय कर रखा है और हर कीमत पर जोशीमठ के लोगों की तकलीफ में
सरकार, और सबसे बड़ी बात देखिए, खास बात आपको मैं बता रहा हूं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पीएमओ खुद इसको मॉनिटर कर रहा है जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जोशीमठ के लोगों की केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। इसलिए राणा जी ने जो कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा नाम के लिए नाम कह देने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रीय आपदा का मतलब होता है जिसका स्केल जो है कई राज्यों में फैला हुआ हो। क्योंकि ये एक लोकलाइज्ड इवेंट है, क्योंकि आइसोलेटेड घटना है, लोकलाइज्ड इवेंट है, इसलिए इसको राष्ट्रीय आपदा ना भी कहें, लेकिन पीएमओ ने इसके मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए पीएमओ ने इसमें राज्य सरकार को हर कीमत, जोशीमठ के लोगों को हर कीमत देने का रिजॉल्व लिया है और हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुन्ना सिंह जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मुन्ना सिंह जी, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा और आपके माध्यम से इस संदेश को अपने दर्शकों तक देना चाहूंगा कि जोशीमठ के संदर्भ में केवल स्थानीय स्तर पर प्रयास नहीं है, देश की सबसे बड़ी ताकत अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर निगाह रखी जा रही है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि जोशीमठ के बाशिंदों को हर संभव सहायता, मदद, उनके जान माल की सुरक्षा के संदर्भ में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ठाकुर सिंह राणा समेत जितने भी पीड़ित परिवार हैं वो भरोसा रखें, चाहे राज्य का संदर्भ है चाहे देश का संदर्भ है, सरकार और लोग आपके साथ है। आप अपने आप को असहाय ना समझें। पर महत्वपूर्ण बात केवल इन लोगों की जिंदगी को बचाना भर नहीं है, आने वाले समय में ऐसा संकट खड़ा ना हो, इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो हम निर्माण कार्य बेहिसाब तरीके से चलाए हुए हैं, इन पर विचार करने की जरूरत जरूर है। क्या सरकारें हमारे लालच के संदर्भ में कोई सीमा बांधेंगी और पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले समय में ऐसे खतरों का सामना न करने पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियां बनाएंगी? ये सवाल है जिसके उत्तर के लिए हमें इंतजार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राहुल गांधी के द्वारा कौरव पांडव के संदर्भ में व्यक्त किए गए विचारों पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।